हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी माध्यम से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम सीबीटी और आने वाले कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी हो रही है। इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको 5 मॉडल मैं बताऊंगा, जिसमें हर एक मॉडल में 25 क्वेश्चंस होंगे। उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा और जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उस मॉडल में से पहला मॉडल आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैं 5 मॉडल पेपर्स या कह सकते हैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर डैश का होता है 220 वोल्ट ऑब्लिक 11 केवी, 11 केवी ऑब्लिक 0.4 केवी, 220 वोल्ट अपॉन 133 केवी, 400 वोल्ट अपॉन 11 केवी। तो बच्चों इसमें आंसर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। जो आपका वितरण ट्रांसफार्मर होता है वो इस रेटिंग का बनाया जाता है। 11,000 लाइन आती हैं, जिसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, 415 440 में कन्वर्ट करते हैं, और जो कि क्या होता है कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अन्योन्य प्रेरण, लेंज के नियम पे, स्वप्रेरण, डीसी मोटर के सिद्धांत पे। तो बच्चों जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। किस पे करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग हिंदी में अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अन्योन्य प्रेरण पे जो है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि रूपांतरण अनुपात K = V2/V1 1 से अधिक है तो ट्रांसफार्मर एक डैश है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और क्या है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर V2/V1 का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और कह सकते हैं या K की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर K की वैल्यू 1 से छोटी होती है या तो क्या होता है, ये होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक बच्चों। तो आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में ईएमएफ के कारण प्रेरित होता है एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, एक स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, एक बढ़ती चुंबकीय फ्लक्स, एक प्रत्यावर्ती विद्युत फ्लक्स। तो बच्चों आपका जो फ्लक्स जनरेट होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। क्या होता है वो? अल्टरनेटिंग होता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका फ्लक्स जनरेट होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। अगर क्या होगा, हमको म्यूचुअल इंडक्शन के लिए अल्टरनेटिंग फ्लक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर क्या होगा,
स्थिर चुंबक फ्लक्स होगा तो काम नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव डैश डैश होता है। एक उभय चुंबकीय परिपथ, टर्न्स की अलग अलग संख्या, कॉपर वायर का समान साइज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा कि जो आपका परिपथ होता है, ठीक है, ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका ये आपकी कोर हो गई, ठीक है, ये आपकी कोर हो गई, ठीक। अब आपकी ये क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, मतलब जो सप्लाई दे रहे हैं हम, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो इस सप्लाई जब देते हैं तो क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है फैराडे के नियम के अनुसार। तो ये जो फ्लक्स होता है φm, ये क्या करता है, प्राइमरी सर्किट से लिंक होता है, दूसरे लिंक सर्किट से भी लिंक होता है, मतलब इससे भी लिंक हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ। तो इसका आंसर क्या होगा, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान आउटपुट के साधारण 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर डैश डैश होता है। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, पुअर इफिशियंसी, बेटर आइसोलेशन, स्मॉलर साइज। तो क्या होगा इसमें, आंसर क्या होगा आपका, स्मॉलर साइज आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सभी आंतरिक दोषों के विरुद्ध तेल में डूबे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त रिले है। बुकोज रिले, महो रिले, इम्पीडेंस रिले, एडमिटेंस रिले, इम्पीडेंस रिले। तो बच्चों आपका जो ट्रांसफार्मर में जो रिले यूज़ होती है वो क्या होती है, बुकोज रिले होती है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रोटेक्शन और आंतरिक फॉल्ट्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा इसमें, बुकोज रिले सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर होता है जिसकी दक्षता कम होती है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक घुमावों की संख्या समान होती है, ठीक है, जिसमें कोई हानि व क्षण प्रतिघात नहीं होता, जो कार्य नहीं करता। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका थर्ड आंसर सही होगा, जिसमें कोई हानि नहीं होती और क्षण लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता। अब जान लीजिए ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है, जिसकी दक्षता क्या होती है, इफ़िशियंसी क्या होती है बच्चों, इफ़िशियंसी इसकी 100% होती है, नो लॉसेस होते हैं, नो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, नो लीकेज फ्लक्स होता है, नो लीकेज रिएक्टेंस होता है, ये सब प्रॉपर्टी क्या होती है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, जिसमें कोई हानि व क्षण प्रतिघात नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ट्रांसफार्मर की 2 वाइंडिंग विद्युतीय रूप से जुड़ी होती हैं तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, उसमें एक वाइंडिंग होती है, उसमें क्या होती है, एक वाइंडिंग होती है जो दोनों वाइंडिंग का कार्य करती है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। और ऑटो ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग काहे के लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर टर्न्स की संख्या होती है 50 से 100, 5 से 10, 1 से 5, एबव 100, मतलब 100 से ज़्यादा। तो बच्चों जो आपका आंसर क्या होगा इसमें होगा 1 से 5 टर्न्स होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डैश डैश परिवर्तनीय भार के लिए निरंतर वोल्टेज प्रदान करने हेतु ट्रांसफार्मर की क्षमता निर्धारित करता है। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये होगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है कि नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के लोड आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, इनका रेशियो जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रति टन प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान क्या होता है? 4.44 F/5mV, 4.44 F/5mV, 1.11 F/5mV, 4 F/5mV। तो बच्चों इसमें क्या है, जो आपका ईएमएफ क्वेश्चन दिया है थोड़ा अलग तरह का दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। इसमें जो आपका आंसर होगा आपका सेकंड आंसर होगा। एक्चुअली स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है इन्होंने घुमा दिया है। जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है वो होता है आपका 4.44 FN5। ठीक है, ठीक। तो लेकिन जो आपकी टर्न्स होते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर हम देखा जाए ये कैसे आया, मैं इसको बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखा जाए तो आपका V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 होता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज का रेशियो और टर्न्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज जो डिपेंड करता है टर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, N की जगह पे टर्न्स की जगह पे V रख दिया है बच्चों को, आप लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप N की जगह V भी रख सकते हैं, तो ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अगर हम पहले वाइंडिंग के लिए ईएमएफ का इक्वेशन की बात करें तो ये होता है 4.44 FN15, और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए बताएंगे तो ये होता है आपका 4.44 FN25, और इनको हम जब डिवाइड कर देंगे तो E2/E1 और N2/N1, ये आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसी को उन्होंने बोल दिया V2/V1 ये भी। और इसकी जगह हम कह सकते हैं, अगर हम करंट की बात कर देंगे तो करंट हो जाएगी I1/I2, ये होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसमें बच्चों आप लोग बहुत से बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू K को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रांसफार्मर की स्थिति में बुकोज रिले का उपयोग डैश डैश से सुरक्षा के लिए किया जाता है। उच्च वोल्टेज वृद्धि, ओवरलोड दोष, प्रारंभिक दोष, भू संपर्क दोष। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रारंभिक दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश ट्रांसफार्मर का एक उदाहरण है जो तेल का विस्तार एवं संकुचन करता है। बुकोज रिले, बुशिंग, कंजर्वेटर और ब्रीदर। तो कंजर्वेटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्या करता है? तेल का विस्तार करता है और संकुचन करता है। बुकोज रिले क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करने के लिए की जाती है। ब्रीदर में क्या होता है? ब्रीदर जो होता है नमी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है? सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे जो सिलिका जेल होता है उसका जो कलर होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल कंडीशन पे सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, तो नॉर्मल कंडीशन पर सिलिका जेल जो होता है सफ़ेद होता है या नीला होता है। और नमी सोखने के बाद जो होता है, नमी सोखने के बाद ये क्या होता है?
पिंक हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर एक ट्रांसफार्मर की कोर में निम्नलिखित में से किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? गैर चुंबकीय सामग्री, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा और सिलिकॉन स्टील। तो बच्चों हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्या करते हैं, इसलिए करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करने से हमारी जो हिस्टोलिसिस लॉसेस को होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, क्या है? वोल्टता, आवृत्ति, शक्ति, पावर, शक्ति गुणक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? वोल्टता। देखिए जो बच्चों ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होगी। पावर क्या होता है? पावर ट्रांसफ़र होती है। पावर क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। और वोल्टेज और करंट, वोल्टेज तथा करंट ये घटाए और बढ़ाए जाते हैं, घटाए और बढ़ाए जाते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट आपकी क्या होगी? घट जाएगी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर आपका वोल्टेज घटेगा तो करंट आपकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग डैश डैश होती है? मुख्य आपूर्ति से संयोजित, सदैव निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, लोड से संयोजित, सदैव उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग, वो जो आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वो क्या होती है? सप्लाई से कनेक्टेड होती है। और जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? लोड से कनेक्टेड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग N1 के टर्न्स की संख्या द्वितीय वाइंडिंग टर्न्स की संख्या के बीच संबंध है। N1 बड़ा है 2N2 से, N1 छोटा है N2 से, N1 बड़ा है, N1 बराबर है N2 से, और N1 की वैल्यू N2 से बड़ी है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आइसोलेटिंग जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त किया जाता है जब भार एकल शक्ति गुणक भार हो, भार अग्रगामी शक्ति गुणक भार हो, और भार पश्चिमगामी शक्ति गुणक भार पर हो, संभव नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? जो आपका कैपेसिटिव लोड होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो क्या है? अग्रगामी शक्ति गुणक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की ताप वृद्धि सीधे समानुपाती होती है? क्षरण प्रतिघात, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और मटेरियल यूज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? अपेरेंट पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभव ट्रांसफार्मर का प्रतीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों आपका ये पहला जो ऑप्शन ये दिया है आपका, ये प्रतीक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में किस भार पर शक्ति गुणक शून्य वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त किया जाता है? 0, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया किस पे होता है? लीडिंग पे होता है। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? लीडिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा का क्षय मुख्यतः किसके द्वारा होता है? चालन, विकिरण, संवहन, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? संवहन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिए। ये आपके कंपटीशन और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विद्युत उपकरण जिसका केवीए के पदों में निर्धारण किया जाता है, संधारित्र, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग किस में होती है बच्चों? इसकी रेटिंग होती है केवीए में। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है किस में होती है? केवीए में होती है। मोटर की होती है किलोवाट में। अल्टरनेटर की, उसकी अल्टरनेटर भी पूछा जाता है, अल्टरनेटर की भी किस में रेटिंग होती है? केवीए में। और बैटरी की पूछा जाएगा आपसे तो होती है आपकी एम्पियर आवर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य कितना प्रतिरोध होता है? 0, 1 ओम, 1000 ओम और अनंत। क्या होता है बच्चों? ये अनंत होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके कई एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसी कड़ी में मैं आपको तीसरा भी वीडियो बनाऊंगा। और बच्चों इसी तरह आप लोग मन लगा के मेरा वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।